शहाबुद्दीन को तभी मैंने नोटिस कभी नहीं दिया, हम नोटिस नहीं लेते, कभी भी गुंडा क्रिमिनल को तरजीह नहीं दिया हमने। क्या सच में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पटना के वीवीआईपी इलाके में साधु यादव को सरेआम एक थप्पड़ जड़ दिया था? और आज जब मोहम्मद शहाबुद्दीन जो इस दुनिया में नहीं है, साधु यादव अचानक उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या है इस विवाद की पूरी सच्चाई? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले इन दोनों किरदारों के कद को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की। 1990 के दशक में मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर उनके विरोधी ही नहीं बल्कि खुद दूसरे बाहुबली भी कांपते थे। शहाबुद्दीन सिर्फ एक बाहुबली नहीं थे, वो 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। सीवान में उनकी अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। शहाबुद्दीन के चाहने वाले उन्हें रॉबिन हुड मानते थे, जो गरीबों की शादियों से लेकर इलाज तक का खर्चा उठाता था। तो वहीं विरोधियों के लिए वो खौफ का दूसरा नाम थे। लालू यादव भी उनकी इस ताकत और मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ की कदर करते थे। और जो साधु यादव ये कह रहे हैं कि वो शहाबुद्दीन को भाव नहीं देते थे, उनको पता होना चाहिए कि भारत में आज तक एक से बढ़कर एक बाहुबली पैदा हुए हैं। ना जाने कितने ढेरों बाहुबली पैदा हुए हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, राजा भैया, सूरज भान सिंह, अनंत सिंह और ना जाने कितने ढेरों बाहुबली। लेकिन विकिपीडिया ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को स्टैंडर्ड माना है। यानी विकिपीडिया के अकॉर्डिंग शहाबुद्दीन इतना बड़ा नाम था कि उनसे कंपेयर करके देश के दूसरे बाहुबलियों का कद नापा जाता है। अब बात करते हैं साधु यादव की। 90 के दशक में साधु यादव का रुतबा भी गजब का था, क्योंकि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे और लालू यादव के साले थे। यानी सत्ता सीधे उनके घर से चलती थी। गोपालगंज से लेकर पटना तक साधु यादव का सिक्का चलता था। अधिकारियों को डांटना हो या उनका ट्रांसफर कराना, साधु यादव के लिए मानो ये बाएं हाथ का काम था। अब अगर किसी की बहन ही मुख्यमंत्री हो तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा। ये बात है साल 2000 के आसपास की। बिहार में आरजेडी की सरकार थी। पटना में पार्टी की एक बहुत ही अहम बैठक चल रही थी, टिकट बंटवारा या किसी बड़े राजनीतिक फैसले को लेकर। साधु यादव अपने साले होने के रुतबे में चूर थे और हर मामले में अपनी मर्जी चला रहे थे। इसी बीच शहाबुद्दीन और साधु यादव के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। साधु यादव ने अपनी आदत के मुताबिक शहाबुद्दीन को नीचा दिखाने की कोशिश की और बेहद ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। साधु यादव भूल गए थे कि वो लालू यादव के साले हो सकते हैं, लेकिन सामने खड़ा शख्स मोहम्मद शहाबुद्दीन है। वो शहाबुद्दीन जिसके सामने आम इंसान तो छोड़ो, आईपीएस ऑफिसर्स भी नजरें मिलाने से पहले सोचते थे। चश्मदीदों और उस दौर के सीनियर पत्रकारों के मुताबिक बहस इतनी बढ़ गई कि शहाबुद्दीन का पारा साधते हुए आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ भरी सभा में सबके सामने, लेकिन शहाबुद्दीन के खौफ और रुतबे के आगे उस वक्त किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। खुद लालू यादव ने भी इस मामले में शहाबुद्दीन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि शहाबुद्दीन को नाराज करने का मतलब है आरजेडी के यानी राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े वोट बैंक को नाराज करना। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। मई 2021 में मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद साधु यादव अचानक मीडिया के सामने आकर उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हम गुंडा क्रिमिनल की बातें नहीं करते हैं, मेरी आदत है शुरू से। हमारा लगता है कि जन्म से ही है, हम किसी गुंडा क्रिमिनल को लगाते ही नहीं अपने पास। ना। साधु यादव हाल के इंटरव्यूज में दावा कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन की वजह से यादव समाज बदनाम हुआ है। शहाबुद्दीन कुछ नहीं थे और वो तो बस उनके सामने टेंडर मांगने आते थे। यादवों को बदनामी तो इन्हीं से हुआ। शहाबुद्दीन यादव को बदनाम किया? यादव लोगों को बदनाम तो उन्होंने कर दिया। कैसे? घटना उनके द्वारा किया गया। यादव लोग बदनाम हो गए, यादव का पार्टी बदनाम हो गए। कहता लोग कि आप भी उस तरह से घटना करते थे? गलत बात है। कोई माई का लाल पैदा लिया है जो कहते मेरे सामने। कितना बार तो बोले कि मारो लात भगाओ, ये सब लफुआ तफुआ सबको बोले तो। साधु यादव यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने कभी शहाबुद्दीन को भाव भी नहीं दिया। शहाबुद्दीन को तभी मैंने नोटिस कभी नहीं दिया, हम नोटिस नहीं लेते, कभी भी गुंडा क्रिमिनल को तरजीह नहीं दिया हमने, एकदम नहीं। खड़ा नहीं होने हिम्मत नहीं है खड़ा होने।
आपके पास? ना कभी नहीं, कोई गुंडा रहा हाँ। किसी गुंडा को मैं नहीं लगाता। मैंने हम ईमानदार आदमी हैं, हमको बेईमानी शैतानी से बिल्कुल कोसों दूर, हम पसंद नहीं करते हैं बेईमान आदमी को। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब शहाबुद्दीन जिंदा थे, जब सीवान में उनका सिक्का चलता था, तब साधु यादव ने कभी उनके खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोला? आज जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तब उनके खिलाफ ऐसी बातें करना क्या सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता यानी चीप पब्लिसिटी पाने का जरिया नहीं है? ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या ये चीप पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि साधु यादव का पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उनके पास ना तो सत्ता है और ना ही जनता का समर्थन। ऐसे में शहाबुद्दीन जैसे बड़े नाम का सहारा लेकर वो दोबारा खबरों में आना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो लगातार शहाबुद्दीन के बारे में अंट किसन जो मर्जी आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के राजनीतिक सफर में कई विवाद रहे, कई कानूनी लड़ाइयां रही, लेकिन उनकी दबंगई और उनके रुतबे का लोहा उनके कट्टर दुश्मन भी मानते थे। साधु यादव आज जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे शहाबुद्दीन के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे खुद साधु यादव की बची खुची राजनीतिक हैसियत भी खत्म हो रही है। लोग उनके खिलाफ खुलकर उल्टा पुल्टा न जाने कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि साधु यादव की बची खुची इज्जत भी खत्म हो रही है। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे पूछता हूं, साधु यादव के इन दावों और शहाबुद्दीन के थप्पड़ कांड पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि साधु यादव सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजर जॉर्डन को, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।